Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam solution series. So today we will discuss one topic from the modern physics or basically atomic and nuclear physics. So today's topic is binding energy. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा बाइंडिंग एनर्जी विथ प्रॉब्लम। दोस्तों आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे और साथ ही इसी में एक रिलेटेड टर्म है मास डिफेक्ट जो इसी के अंदर आता है उसको भी देखेंगे और साथ ही IIT JEM में जो प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी मैं समझाने की कोशिश करूँगा वो मैं एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बताने का आपको कोशिश करूँगा। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आपके IIT JEM GS TFR तक के लिए, ठीक है, उसको मैं सारा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको लास्ट में एक से एक जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे आपको इजीली सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट में जितना मैं पढ़ाऊँगा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ें जो की पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आए। तो पहले मैं उसकी पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ फिर मैं इसके डिफिनेशन पे आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जो की पॉइंट्स है वो पॉइंट ये है कि जो एटॉमिक नोटेशन होता है जैसे कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, तो उसका इस तरह से कुछ नोटेशन होता है, इधर जेड होता है और यहाँ पे ए होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला होता है दोस्तों इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए मैं जो भी की पॉइंट बता रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी शुरू करने से पहले उसको आप ध्यान से बारीकी से सुने और उसको नोट करते जाए और साथ ही माइंड में उसको बैठा लें, हमेशा के लिए याद रखें क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सब आपको नहीं आती है तो फिर आगे आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे ये जो जेड होता है दोस्तों ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको ए को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों कि जो जेड होता है वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम है या फिर हाँ चलिए सोडियम ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर आई थिंक 11 और एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 11 है ये इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास कितना है, 23 है। पता नहीं मैं सही लिखा हूँ कि नहीं, श्योर नहीं है हम। खैर मैं आपको एक एग्जांपल देने की जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है बताओ, तो जो 11 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है एज वेल एज 11 प्रोटॉन है। तो पहले आप ये निकालने सीख जाइए कि कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसका एटॉमिक नंबर देख के बता दें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन। पहला बात हो गया। दूसरा बात, अब इस एटॉमिक मास का क्या काम है दोस्तों, ये जो एटॉमिक मास है ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर ए। क्लियर है, यानी कि जो यहाँ पे 23 है 23 है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है। यानी कि अच्छा आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने बोलेगा, आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल चुका है कितना, 11 है। तो प्रोटॉन की जगह यहाँ 11 रख दीजिए और ये न्यूट्रॉन 11 प्लस या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी 23। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रॉन निकल जाएगा, इसको उधर ले जाए तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 में 1 गया तो 2 यानी कि 12 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इस पर 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो जेड के बराबर है और जो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है जिसको जो हमारा ए के बराबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा कितने के बराबर है, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड, यानी ए माइनस जेड। यानी कि कितने न्यूट्रॉन मौजूद होंगे तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन मौजूद होंगे और कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे तो जेड प्रोटॉन मौजूद होंगे। तो इन जनरल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया दोस्तों, जेड हो गया और इन जनरल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, ए माइनस जेड हो गया। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप इस वीडियो के लास्ट तक अपने माइंड में बैठाए हुए रखेंगे। अब और एक कंसेप्ट जो रेडियो एक्टिविटी से वो भी बता देता हूँ, उसका भी अभी आगे यूज होने वाला है क्वेश्चन में। या चलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं वो चीज़ आपको उसी क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो फटाफट अब शुरू करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए रीड करते हैं, इसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी of the nucleus with which nucleons are bound together in a nucleus. It is measured by the work required to separate nucleons an infinite distance away from it. दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी क्या है,
मैं आपको अभी और एक चीज़ बताने भूल गया कि जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, जो एटॉमिक मास नंबर 1 के बराबर होता है, इसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है दोस्तों, वो तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। इन्हीं इसीलिए इनके सम को, यानी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का जो सम है दोस्तों, इनको न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। मैं आपको अभी बताने भूल गया, ये की पॉइंट में था हमारा। इस बात को याद रखें इस टॉपिक में, इसके बिना सारा काम अधूरा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही एक साथ कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। क्यों कहते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों ये जो किसी भी न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स है, कुछ प्रोटॉन है, तो ये आपस में दोस्तों बाइंड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा आपस में ही बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको ब्रेक करने के लिए और इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे करने के लिए, मतलब इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस इन जनरल हाइपोथेटिकली इनको एक दूसरे से कितना डिस्टेंस सेपरेट करने के लिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए हमें कुछ वर्क डन की आवश्यकता होती है, हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। आपको यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। तो उनको एक दूसरे से हटाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि ये वो एनर्जी है जिससे एक दूसरे से क्या है दोस्तों, और हमको हटाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? जितना एनर्जी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से जितना एनर्जी से जुड़े होते हैं, या फिर दूसरे वर्ड में इनको हटाने के लिए जितना, एक दूसरे से अलग करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको दूसरे टर्म में यहाँ पे तो हो गया कि ये जितने एनर्जी से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से टुगेदर बाउंड होते हैं, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर दोस्तों क्या हम दूसरा वर्ड में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जितना एनर्जी चाहिए इनको हटाने के लिए, क्योंकि जितना एनर्जी से बंधे हुए हैं, 5 जूल से अगर बंधे हुए हैं, तो हटाने के लिए भी 5 ही जूल चाहिए। तो डिफिनेशन का 2 मोड हो सकता है, या तो हटाने के लिए या फिर जितने से ये बंधे हुए हैं। आशा करता हूँ आपको डिफिनेशन समझ में आएगा। आइए और एक डिफिनेशन देखते हैं। ये भी डेफिनेशन काफ़ी अच्छा है। न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर में दोस्तों जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से हेल्ड होते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू फ्री प्रोटॉन्स एंड फ्री न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको फ्री प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन को अलग करने में और न्यूट्रॉन को अलग करने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वही हमारा क्या है दोस्तों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। In order to break the nucleus into free proton and free neutrons, some extra energy is required. Which is called binding energy of the nucleus. आशा करता हूँ दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ओके, और कुछ कंसेप्ट जानते हैं। When nucleons are bound together to form a nucleus, when nucleons are bound together to form a nucleus, the extra energy is liberated and is converted into mass. दोस्तों जब एक फ्री प्रोटॉन और एक फ्री न्यूट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं और जुड़ के जब एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनाने की कोशिश करते हैं? एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है? मास में, कन्वर्टेड इनटू मास। वो जो एनर्जी होता है दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है? मास में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी मास को कहते हैं दोस्तों अपन मास डिफेक्ट, विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, The energy equivalent to mass defect is called binding energy of nucleus. दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का बहुत ही फेमस मास एनर्जी कन्वर्सन रिलेशन था, E = mc²। ये इसी बात को यहाँ पे लागू होता है दोस्तों, कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है, और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब आपस में न्यूक्लियॉन्स, यानी कि नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से बाउंड होते हैं, और जब वो कंबाइंड होके न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो उस दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मास डिफेक्ट भी समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि
हमारा जो टोटल मास होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, उसमें जो टोटल मास है न्यूक्लियस का पूरा, वो जो है जब, तो ये इसका मास, टोटल मास किसके चलते होगा, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास ही इसका टोटल मास है। तो जब ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं दोस्तों, तब जो इसका मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, और जब ये फ्री स्टेट में आ जाते हैं तब इनका इंडिविजुअल मास का जो सम होता है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आता है। बात सुन रहे हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तब जो इस पूरा न्यूक्लियस का जो मास होगा कैपिटल एम, और जब न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब फ्री स्टेट में आ जाते हैं, जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब इनका जो इंडिविजुअल मास यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इनको इंडिविजुअली इनका मास को ऐड किया जाए दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होता है, ये दोनों चीज़ में इनइक्वालिटी आ जाता है। इसी के कारण इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बराबर नहीं है, तो कुछ तो डिफरेंस बचेगा इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। इसी सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस बचता है दोस्तों, उसी को अपन मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, इसलिए मास डिफेक्ट यानी मास में कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, समझ पा रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि एक होना क्या चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। जब कंबाइंड है तब जितना टोटल मास इज इक्वल टू फ्री स्टेट में इंडिविजुअली मास को जोड़ देंगे तो होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आया। जो डिफरेंस हो जाता है मास में, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the mass of an atomic nucleus is less than sum of the masses of free protons and free neutrons। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बना किससे है भाई, न्यूक्लियॉन से बना है। न्यूक्लियॉन से बना है मतलब प्रोटॉन से बना है और न्यूट्रॉन से बना है। अगर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है तो इसका जो टोटल मास होगा उसको चलिए कैपिटल एम मान लेते हैं। अब मान लीजिए हम इसको ब्रेक कर दिए फ्री न्यूट्रॉन में और फ्री प्रोटॉन में। किस में ब्रेक कर दिया न्यूक्लियस को, हम फ्री न्यूट्रॉन में और फ्री प्रोटॉन में। और ऐसा दोस्तों हम मान लिए कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो mn है और मास ऑफ प्रोटॉन mp है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए ये जो पूरा न्यूक्लियस था, ये जो पूरा न्यूक्लियस था, इसका मास 10 kg है। कितना है, 10 kg है। दोस्तों जब इनको हम ब्रेक करते हैं और इंडिविजुअली इनका मास को ऐड करते हैं, तब मान लीजिए ये 5 kg हो गया और ये 5.5 kg हो गया। समझ पा रहे हैं, ये 5 kg और ये 5.5 kg। जब इनको आपस में इंडिविजुअली तोड़ देते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका मास को जब जोड़ते हैं, तो दोस्तों ये 10 kg नहीं रह जाता है। देखिए 5 + 5.5 लगभग कितना, ये 10.5, यानी कि जो फ्री स्टेट में इनका मास है वो ज़्यादा हो गया। फ्री स्टेट में जब न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स मतलब किसका हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बात कर रहे हैं। तो जो फ्री स्टेट में न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी है दोस्तों, वो जो न्यूक्लियस का एनर्जी है, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का एनर्जी उससे ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं, यानी कि ये जो फैक्टर है ये ज़्यादा है और ये कम है। तो इसी का डिफरेंस जो है, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, यानी कि फ्री स्टेट में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिख रहे हैं, इसका एनर्जी इसका मास, उसमें अगर घटा दें पूरा न्यूक्लियस का मास को, तो कुछ तो मास बचेगा, क्योंकि कितना बचेगा, इधर 10.5 था ना, इधर 10.5 था और इधर 10 था। आप 10.5 यानी कि फ्री स्टेट में उनका जो मास है उसमें घटा दीजिए जो न्यूक्लियस का मास है, तो 10.5 माइनस 5 10 यानी कि 0.5 kg। तो ये जो 0.5 kg एक्स्ट्रा मास आपको दिख रहा है, इसी को दोस्तों मास डिफेक्ट डेल्टा एम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। और इसी डेल्टा एम मास डिफेक्ट में अगर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो जो एनर्जी मिलेगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, उसी को दोस्तों क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि यही एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इनको अलग करने में हमें खर्चा हो रहा है। समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो टर्म इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा हो रहा है इतना एनर्जी जो मास में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होना नहीं, खर्चा होकर गायब तो होगा नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, प्रोटॉन का एक्स्ट्रा मास 0.5 kg में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब फ्री स्टेट में इनका मास ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं जा नहीं सकता है तो वो मास में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ फ्री प्रोटॉन एंड फ्री न्यूट्रॉन्स। दिस मास डिफरेंस डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अभी अभी जैसा कि हमने आपको बताया, तो इसको थोड़ा जूम कर लें। ओके, सो हमने जूम कर लिया है मास डिफेक्ट को। तो दोस्तों आप बताइए कि मास डिफेक्ट कितना होगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना होगा, बताइएगा। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों। तो यही तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जो फ्री स्टेट में प्रोटॉन का और फ्री स्टेट में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा उसमें अगर घटा दें न्यूक्लियस का मास को तो हमारा क्या मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा मास में दोस्तों, किसी उसी को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में, लेट से जेड ए जनरल, जिस एक एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास नंबर ए है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा दोस्तों, हम आपको अभी अभी बताए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना हो गया दोस्तों, mp हो गया, और इसको अगर जेड से मल्टीप्लाई कर दे तो उस एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास आ जाएगा ना, समझ पा रहे हैं? ओके, और थोड़ा सा मुझे और एक काम यहाँ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इस प्लस को यहाँ कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ कर लेता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा स्पेस बना रहा था मैं, और यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक एलिमेंट कंसीडर किए अभी हम लोग इन जनरल, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास नंबर ए है। तो ये एक प्रोटॉन का मास है दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा एलिमेंट में, जेड होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, यानी ए माइनस जेड। अभी अभी बताया था कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, स्मॉल एन यहाँ पे दिए हैं, तो ये एक न्यूट्रॉन का मास है, तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोटॉन का टोटल मास, ये टोटल न्यूट्रॉन का टोटल मास, इन दोनों का फ्री स्टेट में जो जितना मास है इसको सम करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस था उसका मास को। जब ये कंबाइंड थे न्यूक्लियस में उस समय इनका जो मास था उसको हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस मान लिए, कैपिटल एन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है मास में दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, मास डिफरेंस, डेल्टा एम। और यही जो डेल्टा एम है दोस्तों, जो मास में डिफरेंस आ रहा है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऐसा कहिए कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जो होगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसी पूरा फैक्टर को, ये जो डेल्टा एम आया दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पूरा फैक्टर को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो पूरा फैक्टर आप दिख रहे हैं इसको अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डेल्टा एम का फार्मूला वही है दोस्तों जो हमने आपको बताया, जेड इंटू एम पी, यानी कि टोटल प्रोटॉन का मास, एम पी एक प्रोटॉन का मास है और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एम एन एक न्यूट्रॉन का मास है और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और उस पूरा टर्म में सब्ट्रैक्ट किसको किए हैं दोस्तों, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का मास को। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो मास डिफरेंस है डेल्टा एम उसी को सी स्क्वायर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफरेंस डेल्टा एम और बी का आपको फार्मूला समझ में आया होगा। अब इस पे और हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों, ताकि कहीं पे भी आपको किसी भी बड़े से बड़े लेवल का भी एग्ज़ाम अगर आप टैकल कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो थोड़ा अब जूम को कम करना पड़ेगा। अब एक टॉपिक आता है दोस्तों जो इसी पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्म हमको खुद सजेस्ट कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इस फैक्टर को ही कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दोस्तों आप एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा एलिमेंट है जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो जिसका दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन को एलिमिनेट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वही तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा किसी एलिमेंट का, या एटम का, या न्यूक्लियस का दोस्तों, किसी न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा पर न्यूक्लियन, इसका मतलब क्या है कि वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से जुड़े हुए हैं उनके न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में, तो उनको दोस्तों हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए,
और जो जितना ज़्यादा एनर्जी से जुड़ा हुआ है मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मजबूत आदमी है, ज़्यादा अमीर आदमी है वो। समझ पा रहे हैं ना? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही वो एटम या न्यूक्लियस स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं? ओके। तो सवाल आता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी न्यूक्लियस का होगा। और आपको अब समझ में आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्या। देखिए उसी को हमने टूटे फूटे शब्दों में लिखने की कोशिश किया है। इट इज़ द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सिंगल न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। इट इज़ गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों वही हमने जो कहा कि एक न्यूक्लियन को हटाने के लिए जितना एवरेज बाइंडिंग एनर्जी चाहिए वही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, हम मास नंबर को ही कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसके लिए एक ग्राफ है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से अभी हम कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें हमने मास नंबर को ले रखा है। किसको ले रखा है, मास नंबर को। और जो हमारा वाई एक्सिस में उसमें हमने ले रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नॉट ओनली बाइंडिंग एनर्जी, इस एक्सिस में हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और इस एक्सिस में मास नंबर ए। क्लियर है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट मास नंबर ए का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो वाई एक्सिस में आपको दोस्तों दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है, ओके। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तारीफ करें उतना कम है ये ग्राफ। इसका बहुत सारे कंक्लूजन भी है। आप देखिए ग्राफ पिक कहाँ पे दे रहा है, हीलियम में दे रहा है, कार्बन में दे रहा है, ऑक्सीजन में दे रहा है। और ये ग्राफ का सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो है आयरन का 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है दोस्तों, इस अर्थ में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन का है। किसका है, आयरन का है। दोस्तों आयरन का सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद रखें। और आयरन का सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होना किस बात को बताता है, इसका मतलब ये बता रहा है कि आयरन जो है दोस्तों, उनके जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर स्टेबल है। जितने भी एलिमेंट हैं अर्थ में उसमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन का है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी कौन हुआ, आयरन हुआ। दोस्तों यही कारण है कि अर्थ में आयरन की इतनी अवेंडेंस है, यानी कि इतनी प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता है, इतनी अवेबिलिटी है। इसीलिए आयरन आपको जहाँ मन तहाँ मिल जाते हैं और काफ़ी स्टेबल स्टेट में होते हैं, इसीलिए मिल जाते हैं। इतनी सुलभता से आपको मिल जाती है इस प्रकृति में आयरन। तो यही वन ऑफ द कारण है दोस्तों कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ है उससे और एक कंक्लूजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि जब मास नंबर कम है, आप देखिए मास नंबर कम वाला जो रीजन है, ये जो लोअर मास नंबर वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। जब हायर मास नंबर में जा रहा है तब भी देखिए फॉल्स कर रहा है। और बीच में लगभग ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कांस्टेंट है। ये 30 से लेकर 120 नंबर तक लगभग यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रीजन है दोस्तों। ये एटॉमिक मास नंबर 30 से लेकर 120 में इसको लगभग आप एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग लगभग थोड़ा बहुत कांस्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पूछता है दोस्तों कि कहाँ पे लगभग कांस्टेंट होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 30 से लेकर मास नंबर 30 से लेकर मास नंबर 30 से लेकर 120 का जो रीजन है यहाँ पे लगभग लगभग बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है। और मास नंबर का जो लोअर रीजन है उसमें भी फॉल ऑफ कर रहा है। और जो मास नंबर का हायर रीजन है, ये वाला रीजन, उस पर भी देखिए बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, फॉल ऑफ कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। और पिक कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा किसका है, आयरन का है। और साथ ही हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे पिक कर रहा है। देखिए पिक है, कर्व का पिक जा रहा है। और साथ ही डिसकंटिन्यूटी भी इंस्पेक्शन के साथ दिखा रहा है, कहाँ पे अभी बात करेंगे। लेकिन ये पिक कहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ विशेष यहाँ पे हमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ग्रुपिंग 4 का है वहाँ पे देखिए पिक कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहाँ पे कितना है, 4 है। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12 है, यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियन 16 है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर को ही कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन, अभी अभी बताया था हमने आपको। तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। और यही एटॉमिक मास नंबर है। और यही क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, यस। तो जहाँ 4 का मल्टीपल है एटॉमिक मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे 4, 12, 16, आप देखेंगे जहाँ 4 4 का ग्रुपिंग है,
जहाँ 4-4 का ग्रुपिंग है, जैसे यहाँ 4, यहाँ 4-4 2 ग्रुपिंग हो जाएगा, यहाँ 4-4 का 3 ग्रुपिंग हो जाएगा। तो जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर का 4-4 का ग्रुपिंग है दोस्तों, वहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ पिक कर रहा है। पिक दे रहा है ना, पिक मतलब एक पिक दे रहा है। जैसे ये देखिए ऐसे कुछ दे रहा है ना, तो ये पिक है, दीज आर पिक। समझ पा रहे हैं? चोटी, है ना? तो ये एक कंक्लूजन निकला। तो ऐसे कुछ हमने 2-4 कंक्लूजन निकाले। नहीं, इसी कंक्लूजन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी बात को जो बताया याद रखिएगा। उसी को देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है एक पेज में। हाँ, उससे पहले जो बताया उसको पढ़ लेते हैं। द नॉलेज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भैया? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये हमें आइडिया दे रहा है कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी से ही हम पता कर सकते हैं। इफ़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर, न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बस दोस्तों ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉलोइंग आर द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्लॉट। ये जो दोस्तों ऊपर में आपको प्लॉट ग्राफ दिख रहा है, इसके आधार पर हम लोग फॉलोइंग कंक्लूजन निकालें। जो अभी निकालें उसी को मैं रीड करता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाइंडिंग एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर एटॉमिक मास नंबर 30 to 120। अभी देखें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉल्स ऑफ एट स्मॉल वैल्यू ऑफ ए, ये भी देखें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉल्स ऑफ एट लार्ज वैल्यू ऑफ ए, ये भी देखा हमने, अभी ग्राफ में देखा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस अगेंस्ट ए प्लॉट इज पिक्ड अराउंड एटॉमिक नंबर 60, यानी कि किसका बात हो रहा है? आयरन का बात हो रहा है। एटॉमिक नंबर 60 होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, द प्लॉट इंडिकेट्स दैट बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स स्ट्रॉन्ग फॉर ए ग्रुपिंग ऑफ 4 न्यूक्लियंस। आपको अभी दिखाया हीलियम कार्बन ऑक्सीजन पे पिक शो कर रहा था। उसके बाद ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, अगर इसको बहुत ही सामने से दोस्तों देखा जाए ग्राफ को, तो ऐसा पाया गया था कि ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन इट इज फाउंड दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट ए प्लॉट शोज डिसकंटिन्यूटी एट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर वैल्यू 2, 4, 8, 20, 50, 82 एंड 126। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर का जो वैल्यू था, इस पे ग्राफ को अगर बहुत बारीकी से देखा जाता तो कुछ डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रहा था। ठीक है, तो ये तो अंदर की बात हो गई। अब इसको हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, बस सुन लीजिए, याद रखिए। तो ये था दोस्तों हमारा बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का कंसेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इतने ही कंसेप्ट और जो थ्योरी हमने बताया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ एमएससी एंट्रांस, जेएम, जेएस, एचसीयू, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जो भी आप कंसिडर कर लीजिए, टीएफआर वगैरह। इवन नेट गेट में भी आपको ये कंसेप्ट काम आएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर जेएम के, सॉरी प्रीवियस ईयर जेएम के दोस्तों कुछ क्वेश्चन है,